Today we will start with the judicial system. Judicial system of the country. Of the country. अगर हम जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो जुडिशियल सिस्टम हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट काम करता है इन कंपैरिजन टू द, अगर आप एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स देखें तो हमारे पास तीन तरह के ये ऑर्गन है जो मेनली फंक्शन करते हैं पूरे का पूरा कंट्री को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो पूरे देश में तीन तरह के जो पावर्स है उसको डिवाइड किया गया है मेनली, जिसमें कि एक लेजिस्लेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं विधानपालिका या विधायिका शक्ति, और दूसरा था हमारे पास एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसको हम कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, उसका निर्वहन करना। तीसरा था जुडिशियल जिसको हम न्यायपालिका बोलते हैं और न्यायिक व्यवस्था। तो ये तीन मेजर पावर रहती है और इसी के आसपास पूरा पूरा गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ने वाले आज हम इसमें? सुप्रीम कोर्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी पावर्स एंड फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट अकम्प्लिश करता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्या है और किस तरह की पावर्स सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है, किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सुपरमेसी दिखाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर, ठीक है। तो और किस तरह से ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग है और डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हिस्टोरिकली इसका इवोल्यूशंस देखें तो हिस्टोरिकली हम इसको देखते हैं कि जो हमारे पास देश का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? जब हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। किससे बनाया जाता है इसे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो ये जब पास किया जाता है तो इसके बाद ही हमारे देश में पहला सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कहाँ पे बनता है? कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पे बनता है ये? कलकत्ता में, ठीक है। और ये जो इसकी स्थापना होती है 1774 में हो जाती है और उस समय इसमें जो कुल जजों की संख्या थी वो कितनी थी? उस समय ये टोटल 4 थे, 1+3, यानी कि इसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अन्य जज थे। तो ये इसमें था और इसके बाद इसको जो शिफ्ट किया जाता है दिल्ली के लिए शिफ्ट किया जाता है एक रेजोल्यूशन पास करके, ठीक है। जो अमेंडमेंट एक्ट इसमें लाया जाता है इसको शिफ्ट करने के लिए, तो वो आता है 1911 में। आप देखेंगे कि भाई जिसके लिए जो बिल पास किया जाता है वो 1911 में पास किया जाता है कि भाई हम इसको शिफ्ट करेंगे इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के लिए। तो इसका न्यू दिल्ली के लिए हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है और ये 1912 से दिल्ली में काम कर रहा है एज ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें 1912 में, तो 1912 के बाद अभी तक वर्तमान में अगर हम देखें तो 1940 जो अगर आप देखेंगे इसको तो 1947 तक देखें तो इसकी संख्या जो जजों की संख्या वो लगातार बढ़ती गई, फिर हम इसको लगातार बढ़ाया और वर्तमान में अगर हम इसमें 2025 की बात करें, 2025 की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो जजों की संख्या वो कितनी है? 34 है, जिसमें कि हमारे पास एक चीफ जस्टिस है और 33 अन्य जजेस है, ठीक है, अदर जजेस है। तो इस तरह से टोटल नंबर्स ऑफ जजेस कितने बन गए हमारे पास? 34। अब ये प्रेजेंट में इतने ही है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेजेंट में प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में हम पढ़ते हैं सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब कि हम इस यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ते हैं पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में ही एक और चैप्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी है, ठीक है। किसका है? पार्ट 5 में हम किसको पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। और अगर हम इसमें अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 तक ये मेंशन है। मतलब इसमें ऑल टाइप्स ऑफ जो ड्यूटीज फंक्शन दिए गए हैं तो वो कहां से कहां तक दिए गए? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147, तो यहां तक इसके बारे में बताया गया। तो ये आपको बस ये की पॉइंट याद होने चाहिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से भाग में दिया गया? तो ये भाग दिया गया 5 में। और ये आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक। तो दैट इज कॉल्ड एज द यूनियन जुडिशरी। इसको हम क्या कहते हैं? यूनियन जुडिशरी कहते हैं। इसलिए कहना पड़ता है इसे यूनियन जुडिशरी क्योंकि हमारे पास स्टेट में अलग से अपेक्स अथॉरिटी दी गई है जिसको हम क्या कहते हैं? हाई कोर्ट कहते हैं,
इसलिए हम यहाँ पे यूनियन जुडिशरी कहेंगे, और जब हम स्टेट की बात करेंगे तो हम वहां पे इसको स्टेट जुडिशरी कहेंगे। ठीक है, तो ये मेजर आएगा इसमें। और अगर हम इसमें बात करें तो दिस इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। जुडिशियल मैटर में अगर सबसे ज्यादा पावर है तो वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब इससे ऊपर फिर कोई भी पावर नहीं है देश के अंदर। ठीक है, कोई भी बिल है कोई, या फंडामेंटल राइट्स की अगर कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आधिक्य में, तो लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि अगर किसी व्यक्ति के चुनाव में, मतलब कि ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा चुनाव होता है जिसका जो अल्टीमेट डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वहां पर जो डिसीजन लिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। किसके चुनाव में लिया जाता है? अभी मैंने परसों ही बताया था ये, किसे? वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर उनमें किसी तरह का मान लो कि चुनाव प्रक्रिया जब वो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है उस समय कोई उसमें मिसकंडक्ट किया गया है, या चुनाव जो इलेक्शन है वो प्रॉपर प्रोसेस से फॉलो नहीं किए गए, जो एक इलेक्टोरल जो प्रोसेस होता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो अपेक्स अथॉरिटी के तौर पे काम करेगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और उनके द्वारा लिए गए जो डिसीजन होंगे दैट विल बी बाइंडिंग ऑन दैट अथॉरिटी, उनके ऊपर क्या हो गया? वो बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो ये मेजर आएगा इसमें। अभी हम इसमें क्या करेंगे? अब इसके जो प्रोग्रेस देखेंगे कि भाई इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन कैसे था। हिस्टोरिकली तो मैंने बता दिया, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में देखेंगे प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसका जो कॉम्पोजिशन है क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कॉम्पोजिशन एट प्रेजेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? एट प्रेजेंट, वर्तमान में इसका जो कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि इसमें जजों की संख्या वो कैसे कैसे बढ़ती गई। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे 1956 में। 1956 में अगर हम इसमें देखें तो 1956 में कुल जजों की संख्या कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 थी। उसके बाद ये बढ़ के और हो जाती है 1960 में 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 13। 1960 में ये हो जाएगी आपकी संख्या 13। ठीक है, तो ये इस तरह से इंक्रीज कर रही थी, धीरे 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 जजों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और अगर आप 1977 की बात करें तो देन इट इज 17। ठीक है, कितना है? 1977 में कितना है? 17। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद हम इसमें देखें 1986 में तो देन इट इज 25। 1986 में इट इज 25। देन कम्स नेक्स्ट पार्ट दैट इज 2008 इट कम्स 30। 2008 में कितना हो जाता है? ये 30 हो जाता है। उसके बाद अगर हम लास्ट देखें तो 2019 में इसको कर दिया जाता है 33। 2019। ठीक है, लास्ट जो इसमें इंक्रीज किया जाता है तो दैट इज 33 +1। जो ये सब जगह +1 +1 +1 तो चला ही रहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस तो रह गए, बाकी जजेस की संख्या इसमें बढ़ाई गई है। क्या लिखना अपना? क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, हाउ दे विल बी अपॉइंटेड, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द प्रोसेसेस। ठीक है, ये देख इसके बारे में जो बात की गई है दैट इज आर्टिकल 124। सबसे पहले तो आपने इसमें क्या लिखना? आर्टिकल 124 में इसके बारे में बात कही गई है कि हाउ टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला तो वही है जो सभी के लिए होता है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ही और शी वट एवर। ठीक है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट आ जाएगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसके साथ साथ दे शुड हैव, इसके साथ दूसरी जो क्वालिफिकेशन आएगी, दे शुड हैव फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इसमें जो पहला क्राइटेरिया लिखना है आपने कि बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट। कि भाई उसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसे एटलीस्ट 5 साल तक हाई कोर्ट के जज के तौर पे सेवाएं दे दी हो या से कार्य कर चुका हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं आप इसको? बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। एक पॉइंट ये है। या
दो या दो से अधिक कोर्ट्स के जज के तौर पे काम कर चुका है इन सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है। ये इसको आप कैसे लिखिए, और टू और मोर, क्या लिखना है आपने, टू और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, टू और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, इन सक्सेशन। तो ये इसमें की पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपने इसमें, बीइंग एज अ एडवोकेट, एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। मतलब अगर वो एडवोकेट है तो 10 साल तक का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तो जज है तो 5 साल के लिए, और अगर वो क्या है, एडवोकेट है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का, हाई कोर्ट का, ठीक है। हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट उसने 10 साल तक काम किया हो, या सिमिलर यही कंडीशन, टू और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, ठीक है, ये होगा। या तीसरा जो कंडीशन आएगी, ऐसा कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, मतलब कि जो प्रेसिडेंट की नजर में हो, कि भाई प्रेसिडेंट की नजर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्यूरिस्ट के, और या बहुत ही ज्यादा एडवांस नॉलेज है, या स्किल्स है, या एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है इन जुडिशियल मैटर्स में, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रेसिडेंट ऑन देयर बिहाफ क्या कर सकता है, नियुक्त, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नियुक्त कर सकता है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टिंग्विश jurist in the eyes of the president, in the eyes of the president। ये पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना, कि राष्ट्रपति की नजर में एक एडवांस लेवल की नॉलेज रखता हो, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति समझे कि भाई ही मस्ट बी द जज ऑफ द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई ऐसे मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया, नो मिनिमम एज लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, नो मिनिमम एज, नो मिनिमम एज, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू अपॉइंट द constitutional provision to appoint the judge of supreme court, constitutional provision to appoint the judge of supreme court, है ना। तो इसमें आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में दिया गया, ये क्या लिखिएगा आप इसमें, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, किस में दिया गया ये प्रोविजन, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में बताया गया कि देयर शैल बी द जज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करेगा इनको, प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, हैंड एंड सील, ठीक है। तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, जज को अगर अपॉइंट किया जाएगा, ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हाई कोर्ट का जो या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करता है, दैट इज डन बाय द कंसल्टेशन ऑफ द ऑल सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितने भी इसमें जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में कंसल्टेशन करके एक व्यक्ति को नाम नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद उसमें राष्ट्रपति उसमें सहमति जताते हैं। और जो वो नाम होता है वो कौन होता है, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कंट्री हो, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट बट द कंट्री, सीनियर मोस्ट विद एक्सपीरियंस, नॉट ओनली द सीनियर मोस्ट, ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ और सीनियर मोस्ट है या एज में बुजुर्ग आदमी कोई नहीं, उसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ सीनियरिटी बेसिस पे भी होना चाहिए कि सभी जजेस में सबसे जो सुप्रीम और सीनियर होगा उसी व्यक्ति को हम वहां पे क्या अपॉइंट करेंगे, एज अ जज करेंगे अपॉइंट, ठीक है।
जब तो हमारे पास देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तब तो क्या रहता है कि सभी जजों की उसमें कंसल्टेशन की जाती है, गवर्नमेंट आल्सो गिव्स देयर असेंट्स एटसेट्रा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें कंसल्ट किया जाता है, सभी की कंसल्टेशन रहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करते समय। लेकिन जब अदर मेंबर्स या अदर जजेस, जो मैंने 33 जजेस बोले, तो उसमें ओनली एंड ओनली इट इज सफिशिएंट टू डिस्कस द मैटर विद द सीजीआई। सीजीआई के साथ उसमें डिस्कशन की जाती है अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए, अदर जज अपॉइंटमेंट। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे अदर जज अपॉइंटमेंट्स के लिए क्या किया जाता है, कंसल्टेड ओनली सीजीआई, ठीक है। तो यहाँ पे सीजीआई को कंसल्ट करके बाकी जजेस को नियुक्त किया जा सकता है। तो ये एक इसमें प्रोसेस रहता है। इसमें एक लाइन लिखनी है आपने, दैट इज द कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट। एक लाइन क्या लिखनी है आपने इसमें, कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट, कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स, इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दैट इज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कन्फ्रंटेशन, CONFRONTATION, confrontation between judiciary and executive, between judiciary and executive came to the forefront when justice A.N. Ray, R-A-Y, Justice A.N. Ray, किस तरह से लिखना, A.N.R.A.Y, A.N. Ray was appointed as the Chief Justice of India, was appointed as the Chief Justice of India by superseding three senior most judge of the Supreme Court, three senior most judges of the Supreme Court on 25th April 1973। तो मतलब कि अन्य तीन यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज थे, उनके मतलब कि अपॉइंटमेंट नहीं की गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें A.N. रॉय को अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है कि आपने ऐसे कैसे अपॉइंट कर लिया। तो सीनियर मोस्ट जजेस में तो तीन अन्य जज भी थे हमारे पास, इनको क्यों कंसल्ट नहीं किया गया, इनको क्यों कंसिडरेशन नहीं किया गया। तो इसके बेसिस पे जो कन्वेंशन आगे बढ़ती है, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि द कन्वेंशन वाज टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस, सो हाउएवर दिस कन्वेंशन वाज ब्रोकन बाय द इंदिरा गांधी, ठीक है। मतलब पहले क्या था कि भाई सीनियर मोस्ट जज होगा, और इसको अब ब्रेक कर दिया गया था, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। दैट वाज ब्रोकन बाय द इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट द वर्ड मे, कि भाई इसमें क्या कहा गया, जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं ना, तो उन्होंने ये उसमें जस्टिफिकेशन दी कि भाई वहां पर वर्ड क्या लिखा गया, मे, MAY, मे का मतलब क्या है कि भाई हो सकता है, कि भाई सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि वहां पे होना ही चाहिए वो सीनियर मोस्ट, जरूरी नहीं है, बट अगर एक्सपीरियंस में कोई बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश फीचर रखता है तो उसे भी अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि भले ही उसकी एज कम हो या एक्सपीरियंस उसके पास कम, मतलब या एज या सीनियरिटी उसके पास कम है, बट उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो यही उन्होंने रेफरेंस दिया था कि इट द वर्ड मे इन आर्टिकल 124 गिव्स एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द CGI। क्या बात कही गई थी, आर्टिकल 124 में जो वर्ड हमने मे लिखा है, ठीक है, उससे राष्ट्रपति के पास एक अलग से डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन सकता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, लेकिन लेटर ऑन जो ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बार ऑफ काउंसिल
एंड द पब्लिक मैटर्स में। हर तरह इसकी मतलब क्या क्रिटिसाइज हुई थी कि भाई जो इंदिरा गांधी है वो अपनी अपॉइंटमेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर से कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उसे ओवर रूल्ड कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काफी सारी मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि भाई एम्बिग्विटीज आ गई थी या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आ गए थे। सो दिस वाज द बिग चेंजेस और चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि इसके बाद हम एक कॉलेजियम सिस्टम को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम लिखेंगे इवोल्यूशंस ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। क्या बनाते हैं हम इसमें? कॉलेजियम सिस्टम। इवोल्यूशंस of the collegium system। collegium system ठीक है, क्या लिखना है आप इसमें? इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। COLLEG। ठीक है, क्या ये COLLEG है? यहाँ पे आप लिखेंगे EGIUM, इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? हाँ जी, है कुछ आइडिया? कॉलेजियम सिस्टम है द बॉडी, आप बोल सकते हो, या बॉडी द ऑर्गन हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के बेस मतलब कि एक अथॉरिटी बनाई गई है, उसी के आधार पे फिर हम जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या अदर जजेस है उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। बट इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कोई भी मेंशन नहीं है। क्या नहीं है? इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर कोई मेंशन हमें नहीं दिखता। बट ये धीरे धीरे जैसे जैसे जजमेंट आती गई उसी के आधार पर इसका इवोल्यूशन भी होता गया और इसका सेटअप भी बनता गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉलेजियम सिस्टम को इट इज नॉट मेंशनड in the not mentioned in the constitution, not mentioned in the constitution। constitution इसका कहीं पे मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें क्या वेरियस जजमेंट, आप क्या लिख सकते हैं? वेरियस जजमेंट formed cornerstone to cornerstone to its evaluation। ठीक है, लेकिन इसके बढ़ने में इसके जो बेसिक आधार के तौर पे काम किया वो वेरियस जजमेंट ने काम किया है। पहली जो जजमेंट आती है दैट इज द SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में आती है। किस केस में आती है? SP, क्या लिखेंगे आप इसमें? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में आती है। कब आता है ये केस? कब का है? 1982 का है। तो इसमें जो कहा गया दैट वाज, पहला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, दैट इज कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। कंसल्टेशन यहां लिखना पहला पॉइंट, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे दिस केस पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट जज केस। क्या लिखेंगे आप इसमें? दिस केस, ठीक है, दिस केस was known as the first judge case, first judge case। ये लिख लो आप, है ना, फर्स्ट जज केस। तो इसमें जो ये कहा गया था कि इस पे फर्स्ट जज केस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास है वर्ड यूज किया गया है कंसल्टेशन। तो कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई वो सब कुछ ही है, दैट इज एब्सोल्यूट नहीं। उसमें क्या है? दैट इज ओनली द पर्पस ऑफ मेकिंग द कंसल्टेशन और गेटिंग द व्यूज ऑफ द वेरियस लीगल अथॉरिटीज, जिसको आप जज वगैरह बोल सकते हैं, कि उनके सिर्फ व्यूज लेना, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। कंसल्टेशन ऐसे नहीं है कि भाई वो करना ही पड़ेगा।
अगर आपको लगता है कि भाई करना चाहिए तो करो, नहीं लगता तो मत करो। इस तरह से उन्होंने उस जजमेंट में कहा था। ठीक है, तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है? जस्ट गेटिंग द व्यूज और द ओपिनियन इन सीजीआईज मैटर। ठीक है, जब हम बात किसकी कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, द क्या लिख सकते हैं आप इसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ द जज इज नॉट, ठीक है, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग थोपा नहीं जा सकता, आप थोप नहीं सकते आप इन चीजों को प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है। क्या क्या समझे आप इस केस में? पहला तो भाई इसमें एक चीज ये कि द फर्स्ट जज केस के तौर पे इसे जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द फर्स्ट जज केस। तो आप इसमें लिखेंगे एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा इसमें कि भाई जो कंसल्टेशन वर्ड है वो जस्ट कंसल्टेशन ही है, वो कंकरेंस नहीं है, वो मतलब सब कुछ नहीं है। ठीक है, वो जरूरी भी नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, और तीसरा ये कि भाई जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, कि भाई वो वैसे ही करे जैसे उनको जज के द्वारा दिया जाता है, वो उसके ऊपर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। फिर आता दूसरा केस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड। क्या लिखेंगे? दूसरा केस इसमें लिखूं यहां पर, इसमें क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1993, 1993। ठीक है, कब का केस है ये? 1993। एंड दिस केस इज आल्सो नोन एज पॉपुलरली सेकंड जज केस। क्या कहा जाएगा इसे? पॉपुलरली नोन एज सेकंड जज केस, सेकंड जज केस। इसे किस नाम से जाना जाता है? सेकंड जज केस के नाम से जाना जाता है। और इसमें मेजर जो बात कही जाती है, इसमें जो बेंच बनता है वो 9 जज का बेंच बनता है। कितने जजेस का बेंच बनता है? 9। इसमें लिखेंगे 9 जज बेंच, जज बेंच। वो था 7-2। क्या था वो? 7-2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप, 7+2 का ये बेंच बनता है। और ये दे ओवररूल्ड their earlier judgment of कंसल्टेशन के ऊपर उन्होंने जो पहले जजमेंट दी थी उसको इन्होंने खुद ही ओवररूल कर दिया। किस केस से? ऐसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 से ओवररूल करते हैं। और इसमें ये बोलते हैं कि द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सीजीआई। इसमें क्या लिखा? द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सीजीआई। इसमें ओवररूल करके ये लिखते हैं कि जो एडवाइस होगी सीजीआई की, ठीक है, एडवाइस टेंडर्ड बाय द सीजीआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया कि भाई ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। पहले केस में क्या बोला कि बाइंडिंग नहीं होगी, दूसरे केस में क्या बोल दिया कि भाई अब ये बाइंडिंग होगी। ठीक है, मेजर चेंजेस आया ये। अब इससे क्या हो गया? इससे कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसके जो पावर है वो और ज्यादा सुप्रीम होगी। इस तरह से सुपरमेसी आ गई ना, प्राइमेसी ऑफ द व्यूज ऑफ द सीजीआई। आप बोल सकते, इससे क्या आया? इससे आया प्राइमेसी ऑफ द व्यूज ऑफ द सीजीआई। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्लियर? प्राइमेसी समझ रहे हैं? प्राइमेसी का मतलब क्या होता है? क्या समझे आप इससे? प्राइमेसी
प्राइमेसी ऑफ सीजीआईज ओपिनियन, क्या मतलब इसका? बोलो राजकुमार, क्या समझे आप इससे? समझे कुछ है? रोजल, कि जो सीजीआई का ओपिनियन होगा वो काफी मैटर करेगा। किस मैटर में? सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में। सुप्रीम कोर्ट के कौन से मैटर? सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मैटर होते हैं ना। इधर यमन, ये कि जो इनका ओपिनियन था वो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी किस मैटर में? प्रेसिडेंट की बाइंडिंग करने में। इधर बबीता, सीजीआई का ओपिनियन ज्यादा है। लोकेंद्र, व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग? सचिन, फिर क्यों किया? हाँ समझ आ गया वो। इधर हाँ क्यों किया? ऐसे कैसे कर लेते हो आप? हाँ नहीं आया समझ तो पूछना है, ठीक है? क्या करना है? पूछ लेना है, कंसल्टेशन करना है, ठीक है? प्राइमेसी ऑफ द सीजीआईज ओपिनियन इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। किस मैटर में? अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, इसी में रहेगा सुपरमेसी। बाकी तो अदरवाइज तो जो जो जजमेंट वगैरह उसमें तो है ही है, ठीक है? बाकी जो जजमेंट आएगी या कोई कोर्ट के मैटर्स है तो लीगल मैटर्स, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर बात आ रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, तो उसमें सीजीआई की इस केस के माध्यम से प्राइमेसी दी गई कि भाई जो उन्होंने कंसल्टेशन करके बोल दिया दैट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है? अब आया समझ लोकेंद्र कि किस मैटर में होगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करने के संबंध में जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सुपरमेसी रहेगी, उसके जो द्वारा दिए गए ओपिनियन है उसकी सुपरमेसी रहेगी, और जो हमारा राष्ट्रपति है उसके ऊपर वो बाध्य होगे। कैसे होगे? बाध्य। ये पॉइंट आपने यहाँ पे ऐड ऑन करना, ठीक है? फिर तीसरा जो केस चलता है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट रिप्लाई टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998। तीसरा यहाँ पे क्या आता है? द सुप्रीम कोर्ट रिप्लाइज, द सुप्रीम कोर्ट रिप्लाइज, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट रिप्लाइज टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस, टू द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ठीक है? और ये जो केस होता है, मतलब ये जो रिप्लाई मिलता है दैट इज 1998। कब का ये? 1998। तो इसमें लिखा जाएगा इसमें ये कहा गया कि भाई इसमें क्या होगा कि बाकी चलो ठीक है बाइंडिंग हो या सीजीआई की कंसल्टेशन जो होगी वो मैटर करेगी, बट इसमें राष्ट्रपति के पास भी क्या रहनी चाहिए? सुपरमेसी रहनी चाहिए। सुपरमेसी क्या रहेगी कि जो ओपिनियंस दिया गया है उसको रिकंसल्ट करने की, क्या करने की? उसको कंसल्ट करने की या रिकंसल्ट करने की, क्लैरिफिकेशन लगी। वो क्या कर सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे, ठीक है, हमारे पास क्या आर्टिकल 143 दिया गया है ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर्स देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के मैटर में प्रेसिडेंट को, किसको? प्रेसिडेंट को, कि वो किसी भी ओपिनियन में कंसल्टेशन ले सकता है, ठीक है? क्या ले सकता है? कंसल्टेशन ले सकता है, या सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। किससे मांग सकता है वो? सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन। क्या बोल सकता है? क्लैरिफिकेशन ले सकता है, ठीक है? आया समझ आपको? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि इसमें जो क्लैरिफिकेशन लेनी है, उसने जो सेकंड जज केस हुआ था तो उसके बेसिस पे उन मैटर्स में वो क्या ले सकता है? अपनी क्लैरिफिकेशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से।
and this part is also called as the third judge case. This is also called as the third judge case. इसको आप क्या लिखेंगे? थर्ड जज केस 1998. तो फर्स्ट जज केस कब होता है? 1970 में कब होता है? 82 में. सेकंड कब होता है? 3 में. फिर थर्ड कब होता है? 1998 में. तो ये याद रखना आपने ना. इसके बाद लिखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम. क्रिटिसिज्म है इसकी कुछ कॉलेजियम सिस्टम की क्रिटिसिज्म. क्या लिखना आपने? क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम. जो कॉलेजियम सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है. ठीक है. सबसे पहले इसमें लिखना लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. पहला जो क्रिटिसिज्म रहेगा दैट इज अबाउट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है. अब इसमें क्या है कि भाई ट्रांसपेरेंसी की लैक क्यों है? ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता की इसमें कमी है. वो इसलिए कमी पाई गई है क्योंकि इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोई सिस्टम नहीं है या कोई इसका कोई पर्टिकुलर सेक्रेटरीट नहीं है जहां पर इसके सारी की सारी डिटेल्स वगैरह रहती हो. ठीक है. दिस इज ओनली एंड ओनली द few judges who consult with each other for appointment of the senior most judge of the country. ठीक है. तो इस तरह से तो इसलिए यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी की कमी हमें दिखती है. हमें लगता है कि भाई हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट वे में उसे नियुक्त नहीं किया गया हो. ठीक है. हो सकता है कि अपनी जो उनकी सुपरमेसी है उसका यूज किया गया हो. तो एक पहला पॉइंट ही आ जाता है इसमें. ठीक है. और इसके लिए कोई क्लियर कट कोई ऐसा मेंशन नहीं है कहीं पर भी कि क्या इसके नॉर्म्स रहेंगे, किस बेसिस पे आप अपॉइंट करेंगे. क्या ओनली एंड ओनली द सीनियरिटी इज द बेसिस, बाकी कोई अदर मैटर नहीं करता. ठीक है. या क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है. ठीक है. ये सारी चीजें इसमें कोई प्रॉपर इसका कोई प्रोपोगेंडा तैयार नहीं किया गया है. ठीक है. एंड देयर इज नो पब्लिक नॉलेज ऑफ हाउ एंड व्हेन अ कॉलेजियम मीट्स एंड हाउ इट टेक इट्स डिसीजन. इसके बारे में पब्लिकली कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं मिलता हमें. राइट. मतलब कि जो कॉलेजियम है वो कब मिलता है, कब मीटिंग होती है, कब अपॉइंटमेंट होती है, उसके बारे में इन जनरल और इन पब्लिकली उसके बारे में कोई भी कंसल्टेशन नहीं होती. देखा आपने कहीं पर. ठीक है. आपको सिर्फ नाम पता चलता है कि भाई आज से हमारे ये चीफ जस्टिस बन गए. बाकी ऐसा कोई पता नहीं है कि कैसे प्रोसेस है, क्या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, कौन अपॉइंट कर रहा है. ठीक है. तो ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती. दूसरा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. दूसरा क्या आ जाएगा इसमें? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. इस तरह से अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? जवाबदेही. ठीक है. मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह की है ना. मतलब कि किसी चीज के लिए जिम्मेवार होना है ना. इस तरह से ले सकते हैं. तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या बना इसमें? ये कि भाई जो कॉलेजियम सिस्टम होगा तो उसकी कोई ऐसी कोई खास अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अगर वो मान लो कि किसी भी गलत व्यक्ति को अपॉइंट कर लेते हैं तो उसका कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई जब नॉर्म्स नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी. ठीक है. तो इस तरह से ये इसलिए भी इसे क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई हो सकता है कि भाई एक जो सही कैंडिडेट होना था उसको उन्होंने ओवर जज कर दिया है. ठीक है. और उसको उन्होंने अपॉइंट नहीं किया और दूसरे व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंट कर दिया जो उतना सीनियर या इतना एफिशिएंट व्यक्ति नहीं है. तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा व्यक्ति भी अपॉइंट हो जाता तो उसकी जवाबदेही कॉलेजियम सिस्टम की नहीं रहती ऐसे मैटर में. ठीक है. तो इसमें मैटर में कुछ जो लॉयर्स वगैरह है वो ये भी कहते हैं कि इसमें नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म वगैरह को फॉलो किया जाता है. ठीक है. नेपोटिज्म समझ रहे हैं, भाई भतीजावाद. फेवरेटिज्म मतलब कि अपनी जो फेवरेट लोग हैं उन्हें इसमें नियुक्त किया जाता है. दो वर्ड आप यहां लिख सकते हैं, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म. ठीक है. फेवरेटिज्म
ये दो वर्ड्स यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं, इन सम लॉयर्स ओपिनियन। ये जो दो वर्ड्स लिखे गए हैं किसके, इन सम लॉयर्स ओपिनियन, ठीक है, इन सम लॉयर्स ओपिनियन, LAWYERS लॉयर्स ओपिनियन, ठीक है। तो इसमें मेजर पॉइंट्स थे। तीसरा पॉइंट लिखना आपने, वायलेशंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब इसका कोई प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस भी नहीं है, वायलेशंस ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस। इसमें ऐसे कोई इसके ऊपर, ये तो खुद ही अपेक्स अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपेक्स अथॉरिटी है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो इसके ऊपर कोई ऐसी कोई अदर बॉडी नहीं है जो इसको चेक एंड बैलेंस कर पाए, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये भी एक लूप होल हमें देखने को मिलता है कि भाई इसके ऊपर कोई ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को चेक एंड बैलेंस कर सके और उसके ऊपर रोक लगा सके अगर कोई गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो रही है। तो यह आ जाएगा बर्डन ऑन जजेस। लास्ट लिखना आपने फोर्थ पॉइंट, बर्डन ऑन जजेस। क्या लिखना, बर्डन ऑन जजेस, बर्डन ऑन जजेस। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं, उनको डिसाइड करने में ही अभी इतने सारे टाइम लग रहा है, कई सालें लग रही है। तो इस डिलेंसी की वजह से या लिमिटेड टाइम की वजह से अगर ऊपर से हमने इसमें बर्डन और दे दिया कि भाई आप अपॉइंटमेंट ऑफ जज भी करो, वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा वर्क रहेगा जजेस के लिए, जो कि वो उनके डेली रूटीन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, या जो उनके जो डेली अपॉइंटमेंट या केस को कंसल्ट करने की जो बात आती है वहां पर उनकी क्या हो सकती है, वो डिले ऑफ देयर वर्क हो सकता है। इसलिए इसे बर्डन ऑन जज भी कहा जाता है। ये इसके मेजर सिस्टम थे। अब इसमें ये तो हो गया क्रिटिसिज्म, बेनिफिट्स क्या है इसके, बेनिफिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हमने, बेनिफिट्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए मुझे, क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेनिफिट्स। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पहला पॉइंट लिख लीजिए, क्या लिखना है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे होगी, क्योंकि अगर देखो जो इसके अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से हो रहा है, दे आर ऑल द जजेस ऑफ द कोर्ट्स, तो इसका जो इन्फ्लुएंस है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट हो जाता है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का इसके ऊपर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है उनके अपॉइंटमेंट में या उनके जो भी उनके एक्टिविटी में। तो ये क्या है, अपने आप को इसको सेपरेट करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए इसके बेनिफिट्स के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। और इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई इट इज शोइंग प्रॉपर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब कि जो पावर्स रहेगी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वो अलग अलग रहेगी, अब अपने दायरे में काम करेगी। तो यहाँ से हमें वो क्लियर कट दिखता भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसमें एफिशिएंसी इन अपॉइंटमेंट, एफिशिएंसी इन दी अपॉइंटमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, एफिशिएंसी in the appointment, in the appointment। अपॉइंटमेंट में एफिशिएंसी कैसे आएगी इससे, कैसे आएगी। तो इसमें क्या है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो मैक्सिमम टाइम ये इंश्योर करने का प्रयास करता है कि जो एक डिजर्विंग और जो एक एफिशिएंट कैंडिडेट होगा वही जज बनने की या जज की कुर्सी पे बैठे। उनका ये ज्यादातर प्रयास रहता है कि एफिशिएंट कैंडिडेट को ही वहां पे अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा लिखेंगे सीक्रेसी एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। सीक्रेसी एज ब्लेसिंग
secrecy, 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 as blessing in disguise, DISGUISE। तो इससे मतलब कि ये क्या है कि जो इसमें सीक्रेसी से अपॉइंट किया जाए, इसको पब्लिकली नहीं शो अप किया जाता, जो हमने पहले भी क्रिटिसिज्म में पढ़ा कि भाई इसका कोई पब्लिक उसमें नहीं आता। तो इस तरह से कभी इससे हमें जो एक डिग्निटी है टू अपॉइंट द जज, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि एक सेपरेट सिस्टम चल रहा है और उसी बेसिस पे उस जो जज की है वो अपॉइंटमेंट हो रही है। तो ये आप इसके कुछ बेनिफिट्स में लिख सकते हैं। मेजर यही इसमें, ठीक है। और जो तो ओथ वगैरह है वो तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि वही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ है वो किसके द्वारा ली जाएगी, किसके सामने ली जाती है, प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में यह बताया गया कि किसी भी कोर्ट वगैरह में वो फिर प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता। ठीक है, आया समझ? मतलब वो कहीं पर दोबारा से फिर एज ए जज या मतलब कि ऐसे एज ए एडवोकेट वगैरह वो अपने किसी भी केस को प्लीड नहीं कर सकता, ये आपने याद रखना। सैलरी की बात करें तो आर्टिकल 125 में सैलरी की बात की है, सैलरी एंड अलाउंसेस। तो इसमें जो सैलरी एंड अलाउंसेस की बात की है आर्टिकल 125 में, ठीक है, आर्टिकल 125 में किसकी बात की है, सैलरी एंड अलाउंसेस की। ठीक है, तो इसमें 2018 में अमेंडमेंट करके, ठीक है, एक प्रावधान किया गया है कि भाई पहले इसमें जो सीजेआई की जो सैलरी होती थी वो कितनी होती थी, 1 लाख होती थी, कितनी होती थी, रुपीज 1 लाख। अब इसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, रुपीज 2.80 लाख। ठीक है, इतना कर दिया है। और बाकी अदर जजेस की जो सैलरी होती थी, ठीक है, अदर जज की सैलरी की अगर हम बात करें तो वो पहले रुपीज 80,000 होती थी। कितनी होती थी, रुपीज कितना होता थी, 80,000। 2018 से 19,000, नॉट 18, 19,000 कितनी रहती थी, 90,000, 90,000 रहती थी। ठीक है, बट अभी जो प्रेजेंट में उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज करके 2.50 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया, 2.5 लाख। ठीक है, चीफ जस्टिस की 280 की है और जो बाकी जज है उनकी 250 है। तो जो अलाउंसेस में आते हैं वो सारा की अकोमोडेशन, फ्री अकोमोडेशन मिलती है, या मेडिकल फैसिलिटी, कार, टेलीफोन, ये तो सभी मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलेगी इसमें अलाउंसेस में, ठीक है। तो अलाउंसेस में इसमें क्या लिखा, फी, अकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटी, कार्स, टेलीफोन, ये सब चीजें इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री एवरीथिंग।